Pallavi ma'am, and to everybody who are present here. एंड पल्लवी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एक इस तरीके के जो पैनल डिस्कशंस होते हैं उनसे हमारा जो नॉलेज होता है या जो हम पढ़ते हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलती है टू फर्दर ग्रो डीप डाइव इनटू अवर सब्जेक्ट्स। एंड उसके साथ साथ एक हमारा एक्सपोजर जो हमको मिलता है इंटरेक्ट करने का डायरेक्टली, वो भी बहुत हेल्प करता है टू बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द आवर ऑल थ्री मेंटर्स, डाइटिशियन शीनू मैम, संजीव सर, पल्लवी मैम। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट जब से मैंने हेल्दीफाई, मतलब मेरे लिए तो ये कहूंगी कि इट वाज द वंडरस moment for me when I encounter Healthify Institute, because Healthify Institute and उनकी जो पूरी entire faculty है, team है, they really helped me to walk on the path of to fulfill my mission to make at least minimum 1 million people medicine free with घर का खाना. So इसके लिए really I'm so much grateful. Thank you so much. अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि I'm Sushila Ranakoti and I started my career as a nutritionist and wellness coach from getting retired, voluntarily retired from a government job. So my story is from government desk to a wellness coach. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड मैंने 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया है एंड बहुत अच्छे पोस्ट पे बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मैंने काम किया है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। एंड कुछ मेरे पर्सनल ऑब्लिगेशंस थे फैमिली के जो मुझे पूरे करने थे। तो आई डिसाइडेड टू गिव थॉट टू just start a new journey of my life, and health was my priority. तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा करा एंड उसके बाद मैं हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट को एज अ डायमंड कम्युनिटी एंड देयर नॉलेज पार्टनर मैंने ज्वाइन करा। एंड फ्रॉम देयर जैसे कहते हैं ना कि एक स्पीड मुझे मिल गई। और नॉट ओनली स्पीड, बल्कि मैंने हेल्थ के नए पैरामीटर्स को सीखा यहाँ पे। कि जैसे पहले कहते हैं ना कि आपको सप्लीमेंट्स देना है और आपको मतलब एक्स्ट्रा मेडिसिन के ऊपर ही आपको चलना है। हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट में आके और हमारे मेंटर्स ने मुझे सिखाया ओनली घर का खाना इज द बेस्ट टू रिवर्स एनी डिजीज। घर का खाना एंड अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो दिस इज माय छोटी सी स्टोरी मैम, विच आई शेयर्ड विद यू। So thank you so much. थैंक यू सो मच सुशीला जी। सो चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने सबको बताया, सुशीला जी और हम मिलके थायराइड वेलनेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थायराइड वेलनेस के ऐसे केसेस मैंने थायराइड के भी देखे हैं, सुशीला जी ने भी एनकाउंटर करे हैं। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे पेशेंट सुबह मॉर्निंग में थायराइड की मेडिसिन के Yes. बाद आफ्टर जस्ट हाफ एन आवर टी कॉफी वगैरह ले रहे होते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। सुशीला जी, जैसे कि बात होती है न्यूट्रिशन के रोल पे, हाँ जी। तो न्यूट्रिशन कैसे थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करता है? क्या अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन स्पेसिफिक डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप रिकमेंड करोगे अगर किसी को थायराइड इशू है तो? यस। सो मैम, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट ही पहले आपने स्टार्ट कर दिया, ट्रिगर ही कर दिया आपने डिस्कशन को कि भी सुबह उठते ही थायराइड मेडिसिन के साथ हम लोग चाय कॉफी दूध वगैरह पीते हैं, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। क्योंकि देयर आर सर्टेन vitamins एंड minerals which can interfere with the working of the thyroid medicine. ओके। सो इस चीजों को हमको सबको जानना भी बहुत जरूरी है मैम। और नॉट ओनली दिस मैम, अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट, एंड तब मुझे पता चला कि इतने सालों से लोग, मतलब कितना, आई रियली फील वेरी सैड फॉर देम, वेरी पिटी फॉर देम, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली वेल एजुकेटेड, है ना, कि कैसे थायराइड मेडिसिन के साथ हमें बाकी फूड हैबिट्स को या अपने बाकी के सप्लीमेंट्स को भी लेना चाहिए। तो दे वर टेकिंग द कैल्शियम। तो आई विल कम ऑन दिस पॉइंट ऑन द लेटर स्टेज, बिकॉज
कैल्शियम के साथ थायराइड मेडिसिन के साथ लेना इज द वेरी पॉइजनस काइंड ऑफ थिंग। एटलीस्ट हमें 3 से 4 घंटे का गैप इसमें रखना चाहिए। तो ये सब बातें करने से पहले, न्यूट्रिशन के रोल को समझने से पहले, मैं थोड़ा सा मैम बताना चाहूंगी अपने व्यूवर्स को कि बेसिकली थायराइड है क्या। थायराइड जो है हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एंड थायराइड प्रॉब्लम हमें कैसे होती है, जब हमारा एंडोक्राइन में, इसमें थायराइड में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। तो जब हमारे जो हार्मोन्स जो सीक्रेशन होता है वो अगर लेसर देन द रिक्वायर्ड होता है तो वो हमारा हाइपर थायराइड हम उसको कहते हैं। एंड इसी तरीके से जब हमारा सीक्रेशन जो है ज्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। तो इसमें जो है T3 और T4 जो मेन जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं, ये मेन रोल इसमें प्ले करते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा आयोडीन जो है इसमें, सबसे पहले मैम ने जैसे कहा कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है, तो न्यूट्रिशन का हमें रोल देखना है कि हमारा जो थायराइड है ये अमीनो एसिड जो है हमारा थायरोसिन से ही निकलता है, उसी से ये सीक्रेट होता है, उसी से डिराइव होता है। तो थायरोसिन के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों की न्यूट्रिशन में, हमारी डाइट में थायरोसिन जो है अमीनो एसिड, ये होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से T3 एंड T4 जो होते हैं, ये भी द एडिशन ऑफ आयोडीन मेकिंग थायराइड है हॉर्मोन्स इन द हमारी जो बॉडी में, यही एक ओनली आयोडीनेटेड प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड इनका जो है आयोडीन एंड टायरोसिन, इन दोनों का बहुत जरूरी है हमारे फूड में, हमारे न्यूट्रिशंस में प्रॉपर क्वांटिटी में इनका होना। तो लेकिन जो है आयोडीन जो है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो बोथ टू मच और टू लिटिल आयोडीन कैन कॉज थायराइड इश्यूज। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो रिकमेंडेड जो डेली आयोडीन इनटेक है वो 13 साल से ऊपर या मतलब 14 साल से ऊपर के लिए मैं बताऊंगी कि 150 mcg होना चाहिए। वैसे इससे कम है, 9 से 13 साल के लोगों के लिए 120 mcg होना चाहिए। एंड ऐसे ही 4 से 8 के लिए, लेकिन थायराइड जनरली लेटर स्टेजेस पे ही पाया जाता है। तो आयोडीन का जो कॉशियस है, मतलब हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि सबसे अपर लिमिट जो है वो 1100 mcg पर डे होनी चाहिए, यानी कि 1 टेबल स्पून जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट का 284 mcg उसमें होता है। और यही बात अभी मैंने देखी कि जो एक मेरे थायराइड क्लाइंट थे, उनको वो एक कोई प्योर नमक करके शी वाज यूजिंग, विच इज आप खुद कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाली बात है। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्योर इतना एडवर्टाइजमेंट आ रहा है किसी भी सॉल्ट का, तो आपको पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से। तो मैं तो यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगी कि आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना जरूरी है। कहीं कहते हैं ना कि ये पिंक सॉल्ट ले लो या हिमालयन या सेंधा नमक, ये थायराइड पेशेंट को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड न्यूट्रिशन विच इज वेरी मच मैम रिक्वायर्ड इज द सिलेनियम एंड आयरन। तो सिलेनियम इज लाइक मतलब आपके थायराइड को हेल्प करता है। एंड सिलेनियम एंड आयरन का अगर आपके एनफ क्वांटिटी में सिलेनियम नहीं है तो इट कैन मेक योर आयोडीन डेफिशिएंसी। तो सिलेनियम का प्रॉपर मात्रा में हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे फूड में होना जरूरी है, सो दैट कि हमारा आयोडीन एक तरीके से अच्छे से सिंथेसाइज हो, बने। तो लैक इससे क्या होता है कि अगर ये दोनों ही जो है, दोनों ही थायराइड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेनियम का होना। एंड आयरन जो है इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर थायराइड। सो अगर आपका डाइट में आयरन जो है सफिशिएंट नहीं है तो इट कैन मेक इट हार्ड फॉर योर बॉडी टू मेक थायराइड हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी जो है थायराइड हॉर्मोन्स बना ही नहीं पाएगी। सो इट इज गुड टू मेक श्योर दैट यू गेट इनफ सिलेनियम एंड आयरन इन योर डाइट, है ना। तो सो दैट कि आपका जो थायराइड है वो प्रॉपरली वर्क करे। इसके साथ साथ मैम जिंक जो है, जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए जिंक होना बहुत जरूरी है हमारे फूड न्यूट्रिशन फूड में। तो इसके साथ साथ मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। गोइट्रोजेनिक जो फूड्स होते हैं
उनको हमें थायराइड के साथ वो इंटरफेयर करते हैं। थायराइड मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो गाइटोजेनिक फूड जो है वो हमारे गाइटर को इफेक्ट करता है, एनलार्ज करने में की तरफ लेके जाता है। तो वी शुड अवॉइड गाइटोजेनिक फूड। अब आप कहेंगे कि गाइटोजेनिक फूड क्या है, तो एज हेल्थप्रेन्योर वी ऑल नो कि व्हाट आर द गाइटोजेनिक फूड, but for the common people the glycogenic foods are the green vegetables or the broccoli or the cauliflower, strawberry, peanut हो गया, peaches हो गया, एंड सोया के प्रोडक्ट्स हो गए, सोया हो गया। तो इन सबको हमें एक, लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि अगर हम गाइटोजेनिक फूड को बॉईल करके, स्टीम करके या कुक करके खाते हैं तो इनका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि हम इनको कम एक तो ब्रेकफास्ट में ना लें, क्योंकि दे कैन इंटरफेयर विद द थायराइड मेडिसिन। लंच में हम इनको ले सकते हैं, लेकिन स्टीम या कुक करके, ब्रोकली जैसे है उसको रॉ ना खाएं। तो इस तरीके से हम अपने थायराइड को प्रॉपर अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, सारे ये सिलेनियम, आयरन, है ना, आयोडीन, जिंक, इन सब के साथ हम अपने थायराइड को अच्छे से काम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जिंक जैसे कि हमारे पंपकिन सीड्स हो गए, है ना, एंड सी फूड्स वगैरह में भी पाया जाता है। तो हम इस तरीके के फूड को अपनी डाइट में अवॉइड केयरफुली और इंक्लूड करके अपने थायराइड हार्मोन को अच्छे से बैलेंस वर्क कर करने के सकते लिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और दूंगी, जैसे कि मैंने बताया था कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड टाइमिंग्स। तो कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो कम से कम थायराइड मेडिसिन के 3 से 4 घंटे के बाद ही हमको लेना चाहिए, ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद। एंड थायराइड मेडिसिन जब हम सुबह सुबह लेते हैं, बेसिकली वो क्या है, एक T4 का सिंथेटिक हार्मोन हम लोग मेडिसिन की फॉर्म में खा रहे हैं। तो उसके कम से कम 45 मिनट का गैप होना चाहिए कुछ भी खाने से पहले। चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए हमें पहली चीज इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमारा जो पूरा रात भर हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, बहुत एसिडिक हो जाते हैं। तो हमको उनको न्यूट्रिएंट्स ही देना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले खाली पेट एम्प्टी ग्लास पानी, हमको एम्प्टी स्टमक ग्लास ऑफ वाटर ही लेना चाहिए, सो दैट कि हमारी जो ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी है, वो टुवर्ड्स एल्कलाइन जाए। तो इसमें मैम मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि डीलिंग विद हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में जो है नीड टू स्लो डाउन, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है, बहुत ज्यादा उसमें सिक्रेशन होता है। तो लो आयोडीन डाइट हमको लेनी बहुत जरूरी है मैम उसके लिए। तो उस केस में हम लोगों को आयोडीन रिच फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, है ना। एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पास्ता, राइस, आयोडीन फ्री सॉल्ट, इस केस में हम आयोडीन फ्री सॉल्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ड्रिंक मिनरल वाटर इंस्टेड ऑफ टैप वाटर। सो बिल्कुल, आई बहुत थिंक बढ़िया मैम। आपने सुशीला जी बताया। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्लड रिपोर्ट पे भी लाइव लिया ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे। तो जनरली यही चीज देखी गई है कि हम लोग एकदम से जाकर सोडियम का रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं। ठीक है, बीपी का पेशेंट आया, उसका सोडियम बंद कर दिया। तो वी हाँ। नीड टू चेक आउट विद द ब्लड रिपोर्ट्स। इवन अगर थायराइड का पेशेंट है, हम्म। थायराइड के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उठकर जो मेडिकेशंस लेते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जो आप लेते हो, राइट, हम्म। पीछे से आपने अपना सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है, किसी के हम्म। कहने पे किया या गूगल के ऊपर देखकर कर लिया, हाँ अपने जी। नॉलेज खुद गूगल से ले लेके। सो हाँ। कहीं ना कहीं वो चीजें क्या होती है, वो आपके थायराइड फंक्शनिंग को और डिस्टर्ब करती है। क्योंकि थायराइड क्या करता है, Exactly. थायराइड काम ही तब करेगा जब वो आपको फूड से, जो आप खाना खाएंगे, उस हम्म। फूड से जो आयोडीन वो लेगा, उससे वो आपकी यस। फंक्शनिंग को प्रॉपर करेगा। अगर मैं यस। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो हम्म। अगर आपने आयोडीन बंद ही कर दिया डाइट में, किसी भी हम्म। कारण की वजह से आपने पिंक सॉल्ट पे स्विच कर दिया, हम्म। पोटेशियम रिच पे स्विच कर दिया, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट पे स्विच कर दिया, so ultimately what you are doing, you are lacking in iodine. And when you are lacking in iodine, how will you expect that a thyroid gland will function well? यस। ठीक है, एक ये वेरी तो ट्रू। रही न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बात। लेकिन हम्म। अब हम आते हैं उस चीज पे जो कि आजकल इतना कॉमन हो गया और सबने उसको इतना जिसे कहते हैं ना, दैट वी हैव टेकन इट टू मच ऑन आवर हेड्स, दैट इज स्ट्रेस। यस मैम। स्ट्रेस कैसे इम्पैक्ट करता है थायराइड फंक्शन को?
हम इस पे अब अपनी चर्चा को आगे लेके चलते हैं सुशीला जी, कि स्ट्रेस जो एक फैक्टर जो कि बहुत कॉमन हो गया, इवन स्टूडेंट्स भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी ये कहने लगे हैं, नहीं हमें तो बहुत स्ट्रेस है। द स्ट्रेस एग्जैक्टली। दैट वर्ड हैज बिकम एन हैबिट इन एवरीबॉडीज लाइफ, वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो उस पे बात करते हैं, और वो थायराइड को कैसे इफेक्ट करता है उसको लेके चलते हैं। मैम, आप अगर हम लोग थायराइड के पेन पॉइंट्स को अगर लेके चलें तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन है ना, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। तो ये सब जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा थायराइड हार्मोन्स। तो सिग्निफिकेंटली होता क्या है मैम कि मेंटल वेलबींग वैसे तो हम ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है, बट इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर थायराइड पेशेंट्स। द फ्लक्चुएशंस इन थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं हमारे मूड पे, एनर्जी लेवल्स पे, एंड ओवरऑल वेलबींग्स पे। सो it is very necessary, it is very essential to address our this stress health and mental health के लिए। तो फिजिकल जनरली होता क्या है ना मैम कि थायराइड अगर है किसी को, थायराइड वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। बट इसके साथ साथ उन्हें अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे एंजाइटी है, अब एंजाइटी जो है अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ थायराइड डिसऑर्डर है, एंड द कांस्टेंट नीड ऑफ मॉनिटरिंग कैन लीड टू हाइटेंड एंजाइटी लेवल। तो उसको हमको कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल फ्लक्चुएशन है ना, कैन कंट्रीब्यूट टू डिप्रेसिव फीलिंग्स अमंग थायराइड पेशेंट्स। सो इसके लिए इमोशनल सेंसिटिविटी, क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम किसी भी बात पे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, किसी भी बात पे जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये मूड स्विंग्स वगैरह भी जो है, इमोशनल आउटबर्स्ट एकदम से, ये सब होना भी थायराइड के निशानी है। ब्रेन फॉगिंग इज ऑल्सो मैम, देर इज अनदर सिम्टम कि ब्रेन फॉगिंग में क्या होता है कि थायराइड हॉर्मोन्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएशन कैन अफेक्ट कॉग्निटिव फंक्शन, लीडिंग टू द डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। किसी भी चीज पे हम जैसे लगता है ना कि अरे वो चीज वहां रख के भूल गए, तो ब्रेन फॉगिंग, मेमोरी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती हैं, एंड फीलिंग मेंटल फॉगिनेस। तो इनका जो सोल्यूशन है वो है कॉग्निटिव। एक तो बिकॉज आई एम स्टडिंग द साइकोलॉजी ऑल्सो, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज वेरी मच हेल्पफुल। क्योंकि कॉग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपी है, ये इसमें इसमें हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि आप अपने थॉट को चैलेंज कीजिए। तो सीबीटी जो है वो उसके थ्रू हम पेशेंट्स को बताते हैं कि भी कैसे आपका कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको आप रुकिए, सोचिए, पूछिए अपने आप से कि क्यों वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसके बारे में कोई 20 पॉइंट्स आप लिखिए, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट एविडेंस इज देयर टू सपोर्ट दिस थॉट। क्या है, क्या ये थॉट आपका सही भी है? तो एक तरीके से ना हम पॉज कराते हैं उस समय कि भी आपको पॉज करना है, सोचना है। तो ये एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज है। उसी तरीके से प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये भी आप अपने को सोते वक्त, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि थायराइड जो है ना, वो हमारे हार्मोन अगर हमारा डिस्टर्ब हो गया तो जो हमारे कॉर्टिसोल जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हार्मोनल आ जाते हैं। हमको मेलेटोनिन हमारा ठीक से नहीं रिलीज होता है, तो इस तरीके से हमें नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। तो हमारा ब्लिसफुल मॉर्निंग सेशन है, 6 बजे होता है हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का। आई थिंक जिनको भी मूड स्विंग्स या इस तरीके से कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो दे मस्ट शुड अटेंड। दवाई अपनी जगह काम करेगी, न्यूट्रिशन अपनी जगह काम करेगा, लेकिन आपके स्ट्रेस को मैनेज करना इज वेरी 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 important, and I feel that is the most important tool. If you can manage your stress, you can manage your disease. तो So जैसे कि सुशीला जी आपने बताया कि सीबीटी थेरेपी आपने बताई, और स्ट्रेस हाँ जी, मैनेजमेंट के और भी तरीके आपने बताए। हाँ इसमें मैम, मैं और भी ऐड ऑन करना चाहूंगी कि यस, स्लीप अगर आप प्रॉपरली लेते हैं वो भी हाँ आपकी जी, थायराइड को सपोर्ट करती है, राइट। यस,
many people are, what they are doing, they are having thyroid medicines in the morning, and what they are doing, they are sleeping at 2 o'clock in the night, waking up at 4 o'clock in the morning, या 6 o'clock उठ रहे हैं, या उससे हम्म लेट उठ रहे हैं. So हम्म ultimately they are not having a balance of their sleep cycle, which यस actually increases the stress. क्योंकि यस बॉडी को रातों रिलैक्स करने का टाइम मिला, ना उसको रिकवर करने का टाइम मिला, क्योंकि पूरा दिन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ईटिंग, वी आर डूइंग समथिंग एक्टिविटी, वी आर डूइंग द अदर एक्टिविटीज एज वेल, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, द होल बॉडी along with the mind is working throughout the hour. But when we talk about sleep, if you are sleeping on time, and it's, I know it's very harder for the people to, go to bed at 10, but I'll tell you the truth, I generally go to bed at 10. That is my last timing that I generally do, and I wake up, I've started waking by 4 o'clock and 4:30 in the morning. So वो routine आपको set करना पड़ता है, right? वेरी And ट्रू. even myself, I have seen the changes. Earlier we also used to have certain kind of patterns के अच्छा ठीक है लेट सो रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा है. So it is happening with everybody out there. It's not like कि आप अकेले ही उस नाव में बैठे हैं जहाँ पे लोग 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, right? And जहाँ पे लोग they say that नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत काम है. Everybody is busy, but your health is your first priority. What we are here talking about, right? और यस स्लीप साइकिल अगर बैलेंस है, आप 6 to 8 hours की स्लीप ले रहे हैं, यू आर स्लीपिंग एट द सेम टाइम, वेकिंग एट द सेम टाइम, गिविंग टाइम टू योर बॉडी टू हील, योर थायराइड विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली. राइट? यस क्योंकि जब आप सोएंगे बॉडी रिकवर करेगी तो आपका थायराइड भी ग्लैंड रिकवर करेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव अ स्ट्रेस फ्री डे. स्टार्ट ही आपका स्ट्रेस फ्री होगा. अदरवाइज क्या होता है, थायराइड के पेशेंट्स को लेथार्जिकनेस फील होती है हम्म ना? सुबह उठेंगे, क्या कहेंगे, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मेरे को तो सर में भारीपन हो रहा है. इवन उसके बाद वो चाहे मेडिसिन ले लें, फिर उसके बाद वो अपनी क्या बोलते हैं, टी कॉफी ले लें, nothing is going हम्म to work out until unless you're keeping a balance between your food intake, your physical activity and your sleep cycle. Am I right, Sushila ji? मैम परफेक्टली राइट मैम. और बिल्कुल आपने सही बोला. और इसमें मैं थोड़ा सा ये और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि रात को सोने से कम कुछ टाइम पहले अपने मोबाइल वगैरह को दूर रख दीजिए. क्योंकि जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो हमारे स्लीप को में करने में प्रॉपर करने में हेल्प करता है. लेकिन मेलाटोनिन तभी काम करेगा जब बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी. इवन टीवी की भी बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल तो बिल्कुल. कई लोग कहते हैं ना कि हम मोबाइल देख सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने मेलाटोनिन को प्रॉपरली फंक्शन करने दें, जिससे कि आपके पूरा बॉडी का जो काम काज है वो अच्छे से होगा. आपके ऑर्गन्स जो हैं एक अच्छी फैक्ट्री में काम करेंगे. यू चलिए, नो. तो ठीक है आगे मैम. थैंक बढ़ते यू हैं सो मच. सुशीला जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जनरली लोग एक्सरसाइजेस तो करते हैं, फिजिकल एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी टाइप की एक्सरसाइजेस हैं जो कि बेनिफिशियल होंगी इंडिविजुअल्स के लिए जिनको थायराइड डिसऑर्डर है, हाँ वेदर जी. इट्स हाइपर और हाइपो? यस. यस मैम. आई एम कमिंग टू दिस. एंड इससे पहले मैं थोड़ा सा वो आपको बताना चाह रही थी कि एक कोट है रोंडा बर्न का. एक्सरसाइज कराई है उन्होंने हेल्थ के ऊपर, द सीक्रेट द मैजिक बुक में. उन्होंने कहा है कि आप एक तो स्ट्रेस के ऊपर, जब हम बात कर रहे थे पिछले उसमें टॉपिक पे, तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि आप लिखिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. और इस कोट को आप जगह 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 जहां जहां आपकी नजर पड़ती है आप वहां इसको लगाइए. आप फ्रिज मैग्नेट की सहायता से फ्रिज के ऊपर रखाइए. आप अपने डैशबोर्ड जहाँ पे आप काम करते हैं डेस्क पे वहां सामने रखिए. आप कार चलाते हैं सामने रखिए, ताकि आप हमेशा इस चीज को पढ़ें और अपने स्ट्रेस को रिलीज करें. द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट मैम. Exercise isn't just good for your heart and muscles and body to weight loss, but ये हमारे थायराइड को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं. तो रेगुलेटिंग हार्मोन्स, यस, एक्सरसाइज करने से हम अपने थायराइड हार्मोन्स लेवल्स, जैसे कि पर्टिकुलरली टीएसएच जो कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एंड उसको हम बूस्ट करते हैं. इन इंडिविजुअल्स विद हाइपोथायराइडिज्म इट कैन डिक्रीज टीएसएच.
एंड पोटेंशियली रिड्यूस रिलायंस ऑफ मेडिकेशन। धीरे धीरे हम दवाइयों से मुक्त होना भी शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर दोज विद हाइपर थायराइडिज्म, इट मे हेल्प स्टेबलाइज हार्मोन लेवल्स। तो एक्सरसाइज का इतना इंपॉर्टेंट रोल है to regulate our hormones, and then boosting metabolism। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो होते हैं, इट इंक्रीज अवर मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू मोर एफिशिएंट थायराइड हार्मोन यूसेजेस। तो हमारे हार्मोन जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे जब हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करेगा। और जब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करेगा तो हमारा वेट मैनेज होगा प्रॉपरली। इवन हमारा ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी वेलबींग भी मैनेज होगी। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है मैम। सबसे बड़ी जो चीज है, जब आप एक्सरसाइज करके आएंगे, आप वॉक करके आते हैं मॉर्निंग में, तो आप देखिए आप उस दिन बहुत फुलफिल्ड से फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, है ना? क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है उससे एक्टिवेट होते हैं। तो एक्सरसाइज एक नेचुरल जो है स्ट्रेस रिलीवर है। आप कभी ट्रैकिंग करके आइए, तो आपको उसके बाद बहुत एनर्जेटिक फील होगा। आप जिम करके आइए, आपको उसके बाद बहुत लॉन्जिविटी सी आपको फील होगी। तो इसी तरीके से ये हमारे मूड्स को भी इम्प्रूव करता है। आप खुद देखेंगे जिस दिन आपने एक्सरसाइज करी है, आपके मूड्स में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि इट रिलीजेज एंडोर्फिन को रिलीज करता है, जो कि हमारा फील गुड केमिकल इन अवर ब्रेन में है, उसको ये रिलीज करता है रेगुलर एक्सरसाइजेस। सो दिस कैन कॉम्बैट फटीग के साथ, डिप्रेशन के साथ, कॉमन जो हमारे थायराइड के जो इश्यूज हैं उनको ये इम्प्रूव करता है। एंड साथ ही साथ क्या काम करता है, बॉडी मसल्स जो है उनको बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो जब हमारे मसल्स गेन होना शुरू करेंगे तो हमारा वेट लॉस होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि वैसे तो मैं इसमें यही आपको एडवाइस करूंगी कि आप सर्टिफाइड जिम ट्रेनर और योगा ट्रेनर से इसमें लें एडवाइस, क्योंकि बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। एंड लेकिन कुछ कॉमन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए। कि मॉडरेट टू इंटेंसिटी कार्डियो हमारा होना चाहिए, कम से कम 150 मिनट्स पूरे वीक में होना चाहिए। एंड ब्रिस्क वॉक उसमें आ जाती है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जिम में कार्डियो कोई भी आप गैजेट्स पे काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई रियली फील इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये 2 से 3 सेशन जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पर वीक हमको लेने चाहिए। इसमें जनरली क्या होता है कि मसल ग्रुप्स के ऊपर फोकस होता है। तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, फ्री वेट और रेजिस्टेंस। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई जरूरी नहीं है कि हम जिम में जाके वेट के साथ ही करें, आप अपने बॉडी वेट के साथ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग्स भी, ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT जिसको बोलते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ माइंड बॉडी एक्सरसाइज, यस, योगा। योगा इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और यहाँ पे योगा में शीनू मैम ने मुझे थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन के बारे में भी बताया था। तो थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन क्या है, एक हम साउंड होता है यहाँ पे, हम अ, अपने दोनों हाथों को, अंगूठा जो है हमारा, राइट हैंड का जो थंब है वो बाहर होना चाहिए इस तरीके से। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। जो हमारा राइट हैंड का अंगूठा है वो बाहर होना चाहिए, बाकी फिंगर्स ऐसे लॉक्ड होनी चाहिए। एंड देन इसको हमको अपने जस्ट जो थायराइड ग्लैंड है उसके यहाँ पे नीचे रख के हम इस तरीके से हमको अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। इसको बीज मंत्रा भी कहते हैं। तो थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन, आप इसको भी आपको रेगुलरली करना चाहिए। योगा में जब आप लास्ट में ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का जो उच्चारण है वो हमें पेट से, मुंह से एंड थ्रोट से हमको ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो ये कुछ मैम एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंने मतलब यहाँ पे डिस्कस करी हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफी हेल्पफुल हैं। लेकिन इस चीज के साथ एक चीज ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जल्दीबाजी ना करें। किसी भी रिजल्ट के लिए ना हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा धीरे धीरे अपने एक्सरसाइजेस को बढ़ाना चाहिए। रिजल्ट के चक्कर में ये ना हो कि आप अपने आप को तोड़ दें।
तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप को प्यार करते हुए, अपने इस रूटीन को प्यार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिजल्ट्स 100% आपको मिलेंगे। बिल्कुल थैंक यू सुशीला सो जी, मच। बिल्कुल। जैसे कि हमने एक्सरसाइज पे बात करी, न्यूट्रिएंट पे बात करी, स्लीप पे बात करी, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हाइड्रेशन के ऊपर, कि हाँ जी। हाइड्रेशन कैसे काम करेगा आपके थायराइड फंक्शनिंग में, और किस तरह से कितना पानी इंटेक हमें रखना चाहिए एज पर इंडिविजुअल विद थायराइड डिसऑर्डर्स। सुशीला जी, तो किस तरह से हम लोग थायराइड डिसऑर्डर्स, जो पेशेंट्स हैं या जो डाइटिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, थायराइड फंक्शनिंग में एक्चुअली में पानी क्या रोल प्ले करता है, हाइड्रेशन क्या रोल प्ले करता है, कितना इंटेक रखा जाना चाहिए, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। यस मैम। मैम, पानी का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इवन मैं आज आपके साथ एक फैक्ट भी इसमें शेयर करूंगी पानी के ऊपर। ये मैंने पबमेड में एक रिसर्च पेपर में भी पढ़ा था। तो पानी जो है ना, ये बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है ना, सारे बॉडी के फंक्शंस में, इंक्लूडिंग अवर थायराइड फंक्शन। लेकिन इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो पानी जो है ना, सबसे पहले क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट, जैसे मैं कह रही हूँ कि आयोडीन है, हमें जिंक लेना चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कौन कराएगा, पानी, है ना। तो एडिकेट हाइड्रेशन एंश्योर्स सफिशिएंट absorption ऑफ आयोडीन फ्रॉम फूड। तो इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटीज, जो एंजाइम्स हैं, जो हमारे कई एंजाइम्स हैं, वो दे आर इन्वॉल्व इन द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। तो दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर ऑप्टिमल फंक्शंस, ताकि उनके मतलब काम तो करेंगे अगर पानी की कमी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। तो ऑप्टिमल जो बेनिफिट है, फंक्शन है, वो प्रॉपर पानी की जब मात्रा रहेगी, तभी ये एंजाइम्स भी काम कर पाएंगे सिंथेसिस करने में। डिहाइड्रेशन जो है, वो हमारी इस एक्टिविटी को, जो सिंथेसिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। तो पोटेंशियली जो है, हमको थायराइड हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की दिशा में डिहाइड्रेशन काम करता है। तो इसलिए हमको एक तो प्रॉपर पानी लेना चाहिए। तीसरा, क्या रोल है, क्यों लेना चाहिए भी हमें पानी प्रॉपरली, ब्लड फ्लो। तो प्रॉपर हाइड्रेशन जो है, वो हमारे एडिकेट जो ब्लड का वॉल्यूम है एंड उसका जो सर्कुलेशन है, उसको इंश्योर करता है कि वो एफिशिएंटली डिलीवर हो, है ना, डिलीवरी टू थायराइड हार्मोन्स, ताकि जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे टिश्यूज तक थ्रू आउट द बॉडी, वो हमारे हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो, प्रॉपरली हो, एडिकेटली हो। इसी तरीके से अगर डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो थिकन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे हॉर्मोन्स की डिलीवरी एंड फंक्शन को इम्पैक्ट करेगा, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कहते हैं ना, जब गर्म हो तो पानी, क्यों, जब बहुत गर्मी होती है तो हम पानी पीते हैं। तो थायराइड हॉर्मोन्स जो हैं, उसमें आपको पता ही है कि रोल, हमारे टेम्परेचर को रोल रेगुलेट करता है। जैसे कि पंखे का हम देखें ना, रेगुलेटर होता है, गर्मी कम है तो हम उसको कम कर देते हैं, ज्यादा है तो हमारा ये ऑटोमेटिकली, हमारा थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो डिहाइड्रेशन जो है, वो हमारे इस प्रोसेस को गड़बड़ कर सकता है ना, उसको इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्टिमल वाटर इनटेक जो है, रिकमेंडेशन है, जैसे कि मैम ने पूछा, तो कम से कम हमको अराउंड 2 लीटर के करीब पानी हमको एक हेल्दी एडल्ट को पीना चाहिए। एंड 2 लीटर, एंड हाइपोथायराइडिज्म के लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाइपोथायराइडिज्म पीपल जो है, उनका अंडर एक्टिव थायराइड होता है, तो उनको दे हैव अ रिड्यूस्ड थर्स्ट सेंसेशन, उनको प्यास कम लगती है, एंड मे बी मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन। तो उनको कम से कम 2.5 से 3 लीटर डेली पीना चाहिए अराउंड, क्योंकि उनको प्यास की सेंसेशन होती ही नहीं है। तो लेकिन इस डिहाइड्रेशन होगा, उससे क्या होगा, उनका हार्मोन हार्मोन जो है वो और गड़बड़ करेगा। तो इसलिए उनको कम से कम अपना मेक श्योर कि मुझे लेना ही लेना है। एंड जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, तो उनको स्वेटिंग भी ज्यादा आती है, फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है, तो उनको भी जरूरत है कि कम से कम वो 3 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर पानी एवरी डे कंज्यूम करें। तो
इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जब आप थायराइड टेस्ट के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि सुबह खाली पेट टेस्ट के लिए जाना होता है। तो खाली पेट जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं, रात भर से हमारा खूब एसिडिक हो रखा है बॉडी, पानी है नहीं, तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो वहां पे रह जाते हैं, तो हमारे जो टेस्ट के लेवल्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा आएंगे। अगर मैं पानी पी के जाए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड आप करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में जब खूब पानी पिलाते हैं ना, तो मैं इतना तो नहीं करी, लेकिन आप एडिकेट पानी अगर आप पी के जाएं, जैसे कि अपना 3-4 गिलास पानी पी के फिर आप टेस्ट के लिए जाएं, तो आपकी एक्चुअल जो है टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ा है पबमेड पे। तो आप इस तरीके से करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कहने वाली कि हम आप अपने अटेंशन देना चाहिए अब अपनी प्यास को, कि मुझे प्यास लग रही है, थर्स्ट की उसको, है ना। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमको कई बार भूख लगती है, भूख की जगह आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको भूख नहीं लगी हुई थी, आपको प्यास लगी हुई थी। तो चूज योर वाटर ओवर शुगरी ड्रिंक्स और बेवरेजेस विद हाई कैफीन कंटेंट। प्यास लगती है हम कोक पीते हैं, प्यास लगती है हम लिम्का पीते हैं, प्यास लगती है हम कोल्ड कॉफी पीते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू चूज वाटर, द प्लेन वाटर, है ना। और अपने पानी में अगर आप जैसे कई बार हम इन्फ्यूज करते हैं कि पुदीने की पत्तियां अगर हम डाल के रख लें, सिनेमन का एक टुकड़ा अगर हम डाल के रख लें, तो उससे भी क्या होगा, आपके जो ब्लड में जो है उसमें अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो आप अपने पानी में कभी कभार कुछ इन्फ्यूज कर लीजिए, तो उससे भी आपके डिटॉक्सिफिकेशन में, ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने यूरिन के कलर को जरूर चेक कीजिए। यूरिन का कलर अगर येलो है तो मतलब आपको डिहाइड्रेशन है। तो यूरिन का कलर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं। इसके साथ साथ भी फिर भी आपको याद रखना है कि आपको पानी कंज्यूम करना है दोनों ही केसेस में। सो डेफिनेटली। ओवर टू यू मैम, आई होप आई साथ ही आंसर। साथ मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जब पानी के इंटेक की हम बात करते हैं, तो अगर आपको नहीं आइडिया है कि कितना पानी पीना है, तो हाँ, अपने टोटल बॉडी वेट का 5% लेके चलिए। कैलकुलेट कीजिए, जितना लीटर्स आता है उतना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उतना तो आपको पानी पीना जरूरी है। सो यस। इफ आई एम ओके विद एन ऑडिबल टू एवरीबॉडी, टोटल बॉडी वेट का 5% आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सुशीला जी। साथ ही अब डिस्कस करते हैं, कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जब बॉडी टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में आती है, पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में आती है, तो उससे हमारा थायराइड कैसे अफेक्ट होता है और हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। यस मैम, एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी, मतलब कहूंगी कि हीटिंग टॉपिक है आज की डेट में, कि जो टॉक्सिन्स हैं वो कैसे हमारी थायराइड हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं और उनका इफेक्ट कैसे होता है कि हमारा एंडोक्राइन डिसरप्टिंग होना शुरू हो जाता है, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। सो दीज केमिकल्स जो होते हैं ये जैसे फैटेलेट्स होते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह में पाए जाते हैं। आज काफी जागरूकता इस चीज के ऊपर फैलाई जा रही है कि मिनिमम, मतलब आप यूज ही मत कीजिए प्लास्टिक को। तो मैं तो कभी भी अपने घर में प्लास्टिक की कोई प्लेट्स भी नहीं रखती, इवन प्लास्टिक की बॉटल्स भी नहीं मैं पसंद करती हूँ रखना, क्योंकि इनमें जो है ना एक केमिकल होता है, फैलेट्स, जो कि प्लास्टिक में पाया जाता है। ये हमारे इसका अगर एक्सपोजर होता है तो हमारे हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों के ही, एंड ऑटोइम्यून थायराइड को भी ये इम्पैक्ट करता है, उसके होने के चांसेस इससे होते हैं प्लास्टिक को यूज करने से। एंड देन पर कलरेट दिस इंडस्ट्रियल केमिकल, जैसे कि फायर वर्क्स वगैरह करते हैं, ये सब जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो आयोडीन का अपटेक होता है वो कंप्रेस हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो आप सोचिए कि कितना ये हमारे हम कहते हैं ना, पटाखे मत छोड़िए, ये सब मत कीजिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। बट अगर हम गहराई में जाएं तो वो इस टेक्निकली जाएं तो किस तरीके से वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज तो हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ थायराइड के बारे में ही बात करेंगे, अदरवाइज दे आर इम्पैक्टिंग ऑल ओवर अवर hormonal system as well as other issues. So heavy metals, so arsenic, mercury, हम contaminated water,
जितना भी आज की डेट में आप सी फूड वगैरह लेते हैं, तो आप मेक श्योर कि वो मतलब प्रॉपर अच्छी जगह से आया हो, प्रॉपरली उसको मतलब पकाया गया हो, क्योंकि सब जगह आज की डेट में कंटामिनेटेड वाटर है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, सभी को ये पता ही है। रेडिएशन, कई बार किसी कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, या एक्सरेज होते हैं, या कीमोथेरेपी वगैरह होते हैं, तो हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन ये भी जो है हमारे थायराइड हार्मोन को रिस्क में लेके आते हैं और थायराइड कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बड़ा, जो मैं तो कहूंगी कि हमारा पॉल्यूशन है लाइफस्टाइल। तो डाइटरी चॉइसेस, सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक लोकल फूड की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड का कहते हैं ना कि थोड़ा कंट्रोल हम कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत ऐसे फूड या फैंसी फूड्स की तरफ जाएंगे, तो उनको हमें बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा, उनके ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स डेड हो चुके हैं। तो लोकल फूड्स की तरफ, फ्रूट्स की तरफ हमें ज्यादा जाना चाहिए। एंड इसके साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन, जी हाँ, हमको परक्लोरेट एक ये रिमूव जो करना चाहिए हमारे वाटर में, फिल्टर करके हमें पानी को पीना चाहिए। ये इनको कंटामिनेंट से हमको बचा के उस पानी को हमें पीना चाहिए। प्लास्टिक का यूज हमें अवॉइड करना चाहिए मिनिमम, तो खैर मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल ही अवॉइड करें तो बेटर है। आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी कांच की बॉटल्स भी आती हैं, जिनके बाहर ये मेरे सामने ही रखी हुई है, मैं ऑलवेज आई यूज इट। तो कांच की बोतल को आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और जरूरी नहीं है कि हमें प्लास्टिक की बोतल्स को यूज करना, आप स्टील की बोतल्स को यूज कर सकते हैं कार में कैरी करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमारा एयर एयर क्वालिटी जो है, बाहर तो आपको पता ही कि एयर पोल्यूशन कितना है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे घर के अंदर 5% ज्यादा होता है बाहर के एयर पोल्यूशन से। हमारे घर के अंदर जो पॉल्यूटेंट, स्टैटिक चार्ज, रजाई एक दूसरे से रगड़ती है, हमारे बाल, सब स्टैटिक चार्ज, ये सब भी बहुत कॉज करते हैं हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आप एयर प्यूरिफायर वगैरह अपने घर में यूज करें। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जी हाँ, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐड देख के कि अच्छा उसकी त्वचा मेरी त्वचा से। हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जनरली कहाँ से लेते हैं? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। आपको नहीं पता उनके अंदर क्या केमिकल्स मिले हैं और कैसे वो फ्री रेडिकल सेल्स आपके स्किन के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर जा रहे हैं, और कैसे वो डैमेज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक तरीके से ये सारी चीजें पैदा कर रही हैं। एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो ये फ्री रेडिकल्स इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो असामाजिक तत्व। कहते हैं ना, एक कॉलोनी बहुत सुख शांति से बच्चे खेलने समय अचानक से बाहर से कोई उपद्रवी तत्व आ जाते हैं, हमारे शांति भंग हो जाती है। तो उसी तरीके से ये जो फ्री रेडिकल सेल्स हैं, इस तरह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर आके हमारे जो सेल्स हैं, सेल जो है बेसिक जो यूनिट है हमारी बॉडी की, दैट इज सेल। देयर आर सो मेनी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिनसे फिर हमारे टिश्यू एंड देन ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये उन सेल से उनके न्यूट्रॉन को चुरा लेते हैं, तो बचाओ हमारे सेल तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, ताकि ये उपद्रवी तत्व हमारे शरीर के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर ना आ पाए, जिनको हम फ्री रेडिकल सेल्स करते हैं। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी आई वुड रिकमेंड कि यू गो फॉर द पैराबेन फ्री, सल्फर फ्री, एंड नो मोस्ट रिकमेंडेड दैट वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ अगर आप जाएं, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तो इस तरीके से अगर हम अपने डिटॉक्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज को अगर स्ट्रॉन्ग कर ले, हफ्ते में कम से कम एक दिन हम जरूर डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को। फास्टिंग रख के भी हम कर सकते हैं डिटॉक्सिफाई, लेकिन फास्टिंग का ही मतलब नहीं कि आप खूब दूध चाय पी रहे हो, दूध चाय पी के आप उसको बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। तो फास्टिंग का डज नॉट मीन कि आप दूध चाय, आप फास्टिंग में आप फ्रूट्स लीजिए, आप प्रॉपर तरीके से आप फास्टिंग कीजिए। तो ये एक तरह से हम अगर डिटॉक्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज को स्ट्रांग बनाए, तो हम इन सब चीजों से जीत सकते हैं। हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि हम एनवायरमेंटल एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं, बट हम इनके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यस मैम। चलिए सुशीला जी, काफ़ी हम लोगों ने इस पे चर्चा करी कि किस तरह से हम लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे गट हेल्थ और डाइट अगर हम अच्छी ले लें, तो वो थायराइड हम्म। फंक्शन हमको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं आपसे डाइटरी और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जानना चाहूँगी थायराइड पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद हम्म। हम लोग चलेंगे Q&A की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। चलिए।
सो मैम गट जो है ना, गट और थायराइड जो है ना, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में। आप इसको मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगी, बहुत ही दे आर बेस्ट फ्रेंड। अगर ये एक दूसरे से नाराज हो गए तो हमारा थायराइड तो समझो ना, वो हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस हो एक अगर खुश है तो दूसरा भी खुश है, एक अगर रूठ गया, ग्रम्पी है, तो सारी चीजें जाए। हेवाय हो जाएंगी। तो बिल्कुल। हैप्पी गट मतलब गुड बैक्टीरिया है ना। तो गुड बैक्टीरिया जो क्या करता है, वो हमारे डाइजेस्ट करने में, फूड को एब्सॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को, इन सब चीजों को स्मूथली रन करने में करता है। एंड हैप्पी थायराइड मेक्स हॉर्मोन्स जो कि हमारे कंट्रोल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी के थ्रू बर्न कर बॉडी को, हाउ योर बॉडी बर्न्स योर एनर्जी, ये हम्म। काम करते हैं हमारे थायराइड हॉर्मोन्स, है ना। एंड कीप्स यू फीलिंग एनर्जाइज्ड। तो जब एक गट अगर अपसेट है तो क्या होगा कि बैड बैक्टीरिया टेक ओवर, जैसे अभी मैंने बताया ना, फ्री रेडिकल सेल्स हमारे, तो वही बैड बैक्टीरिया जब ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, है ना। और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में परेशानी करेंगे, जैसे कि आयोडीन का ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिंक का नहीं होगा, आयरन के नहीं होगा। तो जिसके लिए कि हमें थायराइड हार्मोन्स की जरूरत होती है उनको एब्जॉर्ब कराने में। तो हमारा जो थायराइड है वो स्ट्रेस हो जाएगा, तो कांट मेक एनफ हार्मोन्स, क्योंकि गट हमारा अनफ्रेंडली हो चुका है, वो स्ट्रेस हो चुका है। तो हार्मोन थायराइड जो है वो भी स्ट्रेस्ड हो जाएगा, वो एनफ हार्मोन्स नहीं बना पाएगा, जो कि हमको वेट गेन में की तरफ लेके जाएगा, थकावट की तरफ लेके जाएगा और दूसरे सिम्टम्स की तरफ। तो हम इन दोनों को कैसे खुश रख सकते हैं? फीड योर गट, यू नो, विद बेस्ट न्यूट्रिएंट्स, गुड न्यूट्रिएंट्स। जैसे खूब प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स आप खाएं, वेजीज खाएं, है ना, होल ग्रेन्स खाएं, है ना, फर्मेंटेड फूड खाएं, जैसे कि योगर्ट हो गया, इस तरीके से फर्मेंट करके आप खाएं, जैसे साउथ इंडियन फूड होता है, डोसा, इडली वगैरह, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। एंड लिमिट करें शुगरी ड्रिंक्स को, प्रोसेस्ड फूड को, रेड मीट वगैरह को, जंक फूड को, ये सब में बहुत बैड बैक्टीरिया, वंस इन अ वाइल चलता है, लेकिन इसको रूटीन में लेने की जरूरत नहीं, कि डोंट मेक योर ब्रेकफास्ट विद द बर्गर एवरी डे। once in a while it's okay. So have plenty of water, stay hydrated, and manage your stress. So this is how we can keep your gut healthy. Your gut will keep your thyroid healthy. So this is in a very simple way, ma'am, I have explained. And थैंक यू सो मच सुशीला जी। और काफी अच्छी चर्चा हम लोगों ने करी थायराइड वेलनेस पे। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने Q&A पे। काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं आपसे सवाल पूछने का, तो चलिए आज सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है डॉक्टर लुबना का आया है, सिलेनियम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? मैम सिलेनियम के जो सोर्सेज हैं, आप हमारे एक तो ब्राज़ीलियन सीड्स हैं हमारे पास, इसके साथ साथ हम आपके चिया सीड्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे हैं। तो आप इनको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। रेस्ट मैम यू कैन ऑल्सो एडवाइस प्लीज। इसमें अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो हाँ सी फूड्स ले सकते हैं आप। हाँ। अब आप सी फूड के अलावा आप रेड मीट ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज सोर्स लेते हैं। अदरवाइज फ्रॉम ब्राजील नट्स यू कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रिच सिलेनियम इनटेक इनटू द डाइट। यस। ठीक है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीनाक्षी अग्रवाल जी का। थायराइड टेस्ट के पहले क्या मेडिसिन लेना चाहिए? थायराइड टेस्ट के पहले कोई मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप सुबह मॉर्निंग में थायरेक्सिन ले रहे हैं तो जनरली सुशीला जी आप क्या उस पर रिकमेंड करेंगे, वो लेनी चाहिए या नहीं? मैम थायराइड मेडिसिन लेने से पहले आप टेस्ट करा लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। और पानी पी के जाएं, जैसे आज मैंने बताया कि आप पानी जरूर पी के जाएं ज्यादा, क्योंकि वो आपको प्रॉपर आपके टेस्ट के रिपोर्ट्स आपको आएंगे उसमें, जी। तो तीन चार जैसे कि बस। बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप मेडिसिन खा के जाएँगे तो एक्चुअल में आपको नहीं हाँ। पता लग पाएगा कि थायराइड बॉडी फंक्शन कैसे कर रहा है। तो इसीलिए आप टेस्ट के बाद अपनी थायराइड की मेडिकेशन लें, जाके यस। खाली पेट वो टेस्ट करवाएँ। ठीक हम्म। है? इसके अलावा इज़ देयर एनी क्वेश्चन दैट वी कैन सी हियर इन द चैट बॉक्स? आई डोंट थिंक देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन्स दैट वर देयर टू बी आस्क्ड। So if you are having any kind of query related to thyroid wellness, you can ask us and we are here to answer you. We'll take the Q&A for the next 5 minutes and then we will end the session and we will be coming back with the next host on the next Friday. थायराइड डिजीज में क्या अवॉइड करें खाने में? फ्रूट,
फ्रूट कौन सा अवॉइड करें? मैम फ्रूट मैं समझी नहीं, कैसे, किस, क्यों अवॉइड रेखा करना? जी पूछ रही हैं थायराइड डिजीज में कौन सा फ्रूट अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फूड प्रोडक्ट, ऐसा कोई फ्रूट जो अवॉइड करना चाहिए? नहीं मैम, ओनली क्रूसिफेरस गाइट्रोजेनिक हमें जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि पीचेस, स्ट्रॉबेरी, ये जो फ्रूट्स होते हैं आप एक बार चेक कर लिया कीजिए कि गाइट्रोजेनिक कौन कौन से फ्रूट्स एंड फूड्स हैं। पीनट्स हो गए एंड बेरी, जैसे ये पीचेस हो गए, ये गाइट्रोजेनिक इफेक्ट इनमें होता है, तो आप इनको अगर अवॉइड करें तो बेटर है। स्ट्रॉबेरीज भी गाइट्रोजेनिक होती हैं थोड़ा सा, तो इनको आप अवॉइड करें। ब्रोकली जैसे है, एंड आपका मस्टर्ड, पीनट्स वगैरह, केल एक वेजिटेबल है, उसको फ्रूट की तरह भी लोग खाते हैं, सैलेड की तरह भी खाते हैं, केल का सूप वगैरह भी पीते हैं, जूस। आजकल ग्रीन जूसेस का बड़ा फैशन चला हुआ है, तो उसमें केल जूस तो थायराइड पेशेंट स्पेशली प्लीज केल जूस को ना पिएं, क्योंकि केल जूस एक तो कच्चा रॉ होगा, तो उससे बड़ा आपको, क्योंकि गार्ट्रोजेनिक है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके थायराइड पे। मूंगफली आप थोड़ा कम लें, है ना। एंड सोया प्रोडक्ट्स, खास करके सोयाबीन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टोफू भी हो गया, सोयाबीन की बड़ियां हो गई, तो आप इनको पका कर खाएं और लंच में खाएं। मेक श्योर कि आप इनको ब्रेकफास्ट में ना लें। तो और दूसरी चीज मैं यहाँ पे सुशीला जी के साथ ऐड करना चाहूंगी कि पका हुआ खाना यानी कुक्ड पका फूड पका। और अनकुक्ड फूड यानी कि रॉ फूड जो आप सैलेड खा रहे हैं उसको एक ही टाइम पे ना खाएं। हम्म। ठीक है, उसको आप हम्म। अलग अलग टाइम पे टाइम गैप दे के खाएं। अगर आप सैलेड ले रहे हैं तो सैलेड को थोड़ा पहले लीजिए। जस्ट डोंट कीप इट इन हैबिट कि आप उसको खाने के साथ खा रहे हैं, ओके, हम्म। वरना आपको डाइजेशन में इशू आएगा और जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो एक्चुअली में नहीं होगा। दूसरी चीज, कोई भी क्रूसिफरस वेजिटेबल है या आपका गाइट्रोजेनिक फूड आइटम है उसको आप कुक करके ही लेंगे, यू हम्म। विल नॉट टेक इन अ रॉ आइटम। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या थायराइड इज रिवर्सल? हैशमिटोस थायराइड रिवर्सल है? आई डोंट थिंक सो इट इज रिवर्सल। ठीक है, आपको उसको मैनेजमेंट पे लेके जाना मैनेज पड़ेगा। किए, हाँ। ठीक है, आप उसको मैनेजमेंट पे लेके जाओगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है कि डॉक्टर प्रियंका का माय हस्बैंड थायराइड ग्लैंड हैज बीन रिमूव्ड, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? तो मैम इसके लिए तो डाइटरी प्रिकॉशंस तो यही है कि आप अपना बिल्कुल न्यूट्रिएंट एंड लाइट फूड आप रखें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। एसिडिक फूड को ना करें, इन्फ्लेमेटरी फूड आप ना ऐड करें, क्योंकि बिल्कुल। गट जो है आपका थायराइड उसको नहीं करेगा सपोर्ट। हम्म। तो आपको अपने गट का ध्यान रखते हुए इस तरीके के फूड को हमको लेना चाहिए, एंड गुड बैक्टीरिया फूड्स को हम लें ताकि हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज ना हो। इन्फ्लेमेटरी डाइट्स वगैरह, आपको जंक फूड वगैरह अवॉइड करें। एंड इसके साथ साथ मैम एक चीज और, मैं मेरे अभी दिमाग में आई थी पर मैं भूल गई, हाँ, चाय कॉफी। चाय कॉफी को आप बिल्कुल बंद करें। अल्कोहलिज्म इज वेरी मच शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड। सो ये सब चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। चाहे बिल्कुल। आप कोई सी भी फॉर्म कह लीजिए, चाहे वो मिल्क टी, ग्रीन टी, कुछ भी आप फॉर्म कर लीजिए, एक तो एम्प्टी स्टमक उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इट इज ठीक। मैंडेटरी। वी एंड हैव लाइफ स्टाइल सेकंड। इज मोस्ट। जी, वी यस हैव मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ इंडिया में मोस्टली पीनट चटनी इज मोस्टली कंज्यूम्ड इन ब्रेकफास्ट, व्हाट इज द हाँ। सॉल्यूशन? कोकोनट चटनी दीजिए, कोकोनट। कोकोनट भी उतना ही कंज्यूम होता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर द थायराइड पेशेंट। प्लीज गिव दैट पार्ट नीलोफर। ठीक है, आप बिल्कुल उनको अलग अदर ऑल्टरनेटिव्स भी दे सकते हो, कोरिएंडर चटनी या मिंट चटनी भी दे सकते हाँ हो, बिल्कुल मैम। बट कोकोनट कोरिएंडर ऑल्सो इज वेरी गुड मैम, कोरिएंडर इज वेरी गुड। वेरी इज गुड, प्लस कोकोनट विल सपोर्ट देयर थायराइड फंक्शनिंग। ठीक है, तो आप कोकोनट भी उनकी डाइट में दोगे तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर दैम। यस, वेरी ट्रू। सेकेंडली, भक्ति ने किया है रॉ एंड कुक फूड में कितना गैप रखना चाहिए? कम से कम 30 मिनट्स का। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप 1 डायबिटीज एंड हाइपोथायराइडिज्म। हम्म। डॉक्टर रुचिता पूछ रही हैं टाइप 1 डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म को कैसे लेके चलेंगे। देखिए, आप बताना चाहेंगे सुशीला जी? अब मैम आप बताइए, वैसे ये रेजिस्टेंस का ही है, जब हम हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट इज बिल्कुल। आल्सो हार्मोन डिसफंक्शन। तो मैम आप प्लीज बताइए।
इसको देखिए, जब टाइप 1 की डायबिटीज की हम बात करते हैं तो दैट इज समथिंग इनसाइड द बॉडी जहाँ पे आपका इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन बाहर से लेना पड़ रहा है, राइट। उस केस में कहीं ना कहीं जब बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है, यू आर टेकिंग एन आर्टिफिशियल इंसुलिन, सो योर बॉडी हैज टू बी प्रिपेयर फॉर द सेम पार्ट। अब वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, एक हार्मोन आपकी बॉडी में, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, जैसे कि आपके घर का इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपके घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में से एक वायर ने काम करना बंद कर दिया या उसमें शॉक हो गया, कुछ भी हुआ, तो जो बाकी का सिस्टम होगा, आपका अर्थिंग का सिस्टम होगा, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा, राइट। हॉर्मोन्स में डिसबैलेंसिंग आएगी, तो सबसे पहले जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में अफेक्ट होना शुरू होते हैं वो आपके गट से रिलेटेड, यानी कि आपका थायराइड अफेक्ट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका हाइपोथायराइडिज्म कॉज होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन को साथ में रखते हुए आपको जो गट फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइट में रखना है। साथ ही साथ हाइपोथायराइडिज्म को बैलेंस करने के लिए आपको अपना गाइट्रोजेनिक फूड आइटम्स, अपना आयोडीन का प्रोडक्ट, ठीक है, आपने इवन इफ यू आर टेकिंग अ बिट ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट्स इनटेक्स, उस पे भी आपको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं ये कहूंगी कि जो क्लिनिकल मैनेजमेंट आएगा वो पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसके अदर क्या सिम्टम्स चल रहे हैं उसको ध्यान में रख के फिर आप एक उसका न्यूट्रिशन प्लान बनाओगे, डॉक्टर रुचिता। आई होप इट इज क्लियर। ठीक। पीनट के छिलके निकाल के दे कैन यूज फॉर थायराइड पीपल। छिलके के साथ कौन खाता है? बिल्कुल छिलके कई लोग निकाल मैम यूट्यूब में ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि छिलके के साथ खाओ, ये करो वो करो, बट क्वांटिटी में आप लिमिटेड क्वांटिटी में लो, बट इट्स बिकॉज इट इज हाई इन फैट ऑल्सो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। तो क्वांटिटी में किसी की भी अति करनी जरूरी नहीं है, क्वांटिटी में उसको लेंगे पोषण कंट्रोल के साथ तो इट विल बी गुड। एंड संजीवनी जी ब्रेकफास्ट का में क्वेश्चन मैम, है। ब्रेकफास्ट में जरूर अवॉइड करें। संजीवनी जी का क्वेश्चन है कि 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग रिकमेंडेड है थायराइड पेशेंट के लिए? इफ यस देन हाउ मेनी डेज? आई थिंक एम्प्टी स्टमक तो आपको मेडिसिन ही लेनी चाहिए, अगर आपको थायराइड आप लेते हैं, थायरोनॉर्म थायरोक्सिन, एम्प्टी स्टमक तो वही लेनी चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले पानी ही लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा एसिडिक होता है बॉडी। उसके बाद आप जो ये कोकोनट ऑयल कह रहे हैं, ये धनिया वाटर, ये सब आप उसके बाद ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल ले सकते हैं बट नॉट दैट मेक इट एन हैबिट फॉर योर हाँ। बॉडी कि आपको रेगुलर उसको लेना जरूरी पड़े, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि आप उसका जो सोर्स है, आप हम्म। एमसीटी ऑयल को अगर डायरेक्टली कंज्यूम करें इट इज ओके, बट हम्म। इट कैन बी लिमिटेड डेज, 15 डेज पे हम्म। ले लो, ऑल्टरनेटिव डेज पे ले लो, बट बॉडी को उस चीज की हैबिट मत डालो कि आप उसको रेगुलर ग्राउंड्स पे उसको उसमें लेके आए, बिकॉज वी यस। आर टेकिंग फैट कंजप्शन इन द अदर टर्म्स ऑल्सो। आप कुकिंग करते हैं उसमें भी फैट इनटेक जाता है, और थायराइड पेशेंट के लिए जो कुकिंग रिकमेंड की जाती है वो जनरली कोकोनट ऑयल में रिकमेंड की जाती है, क्योंकि वो आपका एमसीटी ऑयल है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको उसको एक्स्ट्रा से लेना पड़े, ठीक है। तो कितना लिमिट में आपका पेशेंट उसको ले रहा है या बाकी का फैट उसकी बॉडी में कितना जा रहा है उसको ध्यान में रख के आप उसको दे सकते हैं, बट नॉट कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक आफ्टर द मेडिकेशंस। उसके बाद आप उसको दें, और किस टर्म्स के ऊपर आप उनको दे रहे हैं वो भी चेक करें, उनका फैट इंटेक चेक करें, और साथ ही साथ हाँ। उसको रेगुलर हैबिट में ना लेके जाएं, उसको चेंज करते रहें बॉडी, बिकॉज बॉडी विल बिकम यूज टू दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक टाइम पे आके कोई भी एक प्रोडक्ट होता है वो कई बार बॉडी में काम करना कम कर देता है, इसीलिए चेंजेस इज मैंडेटरी एंड न्यूट्रिशन प्लान्स हैज टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली आफ्टर 10 डेज, या वीकली यस। आप चेंज करते हो या मंथली आप चेंज करते हो, बिल्कुल कर सकते हैं उज्जयी परिणाम, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अपने सेशन को एंड करते हैं क्वेरीज के साथ, एंड वी आर रियली ब्लेस दैट सुशीला जी आप अपना टाइम निकाल कर आए, अपना मैम। टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच टू डिस्कस ऑन थायराइड वेलनेस, बिकॉज पीपल शुड बी अवेयर दैट what mistakes they are doing and how actually naturally वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, because these days number of things are into habit, मेडिसिन के बाद चाय पीना, तो हाँ। कहीं ना कहीं वो मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उसका रोल जीरो हो जाता है, राइट। यस। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द हेल्थ टॉक सीरीज,
and we'll be coming next live on next Friday with another expert on another topic, and we'll be updating you soon. Thank you Thank you so so much, much. Thank everyone. you, Thank Pallavi. you. Thank you, everyone. Thank you. And later on, also, you can check the recording on the YouTube channel of Healthify Institute. If you have missed out anything, you can just go and check out over there also. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Thank you.